नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व का निखार तभी आता है जब हम किसी समाज या किसी संस्था से हम जुड़ते हैं, तभी हमारे व्यक्तित्व का निखार आता है। और बिना व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि व्यक्तित्व ही व्यक्ति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने यहाँ पे समाज के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर और अपने जीवन की उन्नति और अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। नमस्कार मदन जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो, सूरत कब आए? राजस्थान में दौसा जिले में एक भांडारेज गांव के 3 नवंबर 1987 को सूरत आए। आप जब सूरत आने से अपनी एजुकेशन आपने कहाँ पे प्राप्त की, और आप सूरत आने से पहले और कहीं भी जाके या सीधे सूरत आए थे आप? हायर सेकेंडरी तक भांडारेज में की और पीजी कॉलेज दौसा में एम कॉम प्रीवियस किया था। उसके बाद सीधा सूरत आए। जब आप सूरत आए थे तो आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की थी? प्रारंभ में नौकरी करके अपनी शुरुआत की थी। तो आपने नौकरी करके जीवन की शुरुआत की थी और आज आप यहाँ पे काफ़ी अचीवमेंट आपने हासिल की हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर तो आप सूरत में आए थे, आप अकेले थे, आपके यहाँ कोई मित्रजन पहले से उपस्थित थे या सिर्फ आप अकेले यहाँ पे आए थे? नहीं, हम यहाँ पहले आए थे। पहले हमारे यहाँ जयपुर में कासट कंपनी है, उनके रेफरेंस से उनका यहाँ ऑफिस था, तो उन्होंने हमको यहाँ रेफ़र किया था। जब जयपुर हम उनसे मिले तो बोला हमारे सूरत ऑफिस चले जाओ। तो सर्वप्रथम हम कासट जी के द्वारा यहाँ आए। तो आप जब सूरत आए थे तो आपको शुरुआती दौर में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रहने की समस्या और सैलरी कम थी, खर्चे ज़्यादा थे, तो एक्स्ट्रा काम करके भी अपना काम चलाना पड़ा। तो जब आप सूरत आए तो कभी ऐसा दौर भी आया जिस समय में आपको ये लगे नहीं ये सब हमारे लिए उपयुक्त जगह नहीं और हमको वापस राजस्थान में चले जाना चाहिए, वहीं पे छोटी मोटी नौकरी करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए? 2-3 बार ऐसे दौर आए जब यहाँ पे 1992 में दंगा हुआ, फिर प्लेग हुआ, एक बार बाढ़ आई। तब ऐसे कई बार मन में ख्याल आया कि नहीं अपने प्रदेश में चले जाओ। यहाँ बार बार ऐसा कुछ समस्या भी आती है, इसके लिए तकलीफ होती। तो इन तकलीफों से आप कैसे आगे बढ़े और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाकर आज आप यहाँ पे पहुँचे हो? नहीं, जब भी तकलीफ आई उसके बाद उल्टे हम ज़्यादा मजबूत हुए, क्योंकि जैसे ही तकलीफ आई उसके बाद अपने आप को और आत्मविश्वास से ज़बरदस्त लगाया, उसके बाद ज़्यादा आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया, ओवर टाइम करके आपने अपने जीवन को बढ़ाया। लेकिन आपने ये जानना चाहते हैं आपसे कि भी आप यहाँ पे काफ़ी सामाजिक एक्टिविटियों से जुड़े हुए हैं जो एक व्यक्ति को पहचान देती है। यहाँ सूरत जैसे बड़े शहर के अंदर अगर आपको पहचान बनानी हो तो आपको अन्य समाज या सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना पड़े। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? हम यहाँ राजस्थान युवा संघ से, खंडेलवाल वैश्य परिषद से और दौसा नागरिक परिषद से जुड़े हुए हैं। उनमें हम हमारी सेवाएं पूरी तरह देते हैं। तो इन तीनों संस्थाओं के बारे में जैसे आपने बताया, तो इन तीनों संस्थाओं के मुख्य कार्य क्या रहता है? राजस्थान युवा संघ का तो आपको मालूम ही है, एक यहाँ पर जितने भी रचनात्मक सामाजिक कार्य वो करती है उसके अंदर राजस्थान युवा संघ पूरी तरह संलग्न है। खंडेलवाल वैश्य परिषद जो जितने भी खंडेलवाल वैश्य है उनको इकट्ठा करके एक मंच पर ला करके और उसको साल में गेट टुगेदर कार्यक्रम, एक दूसरे के सुख दुख में भागी, एक दूसरे के करीब आने का अवसर प्रदान करती है। दौसा नागरिक परिषद में सभी जाति सभी वर्ग के लोग हैं। उसके अंदर क्या हुआ कि दौसा जिले के जितने भी लोग हैं वो एक मंच पर आकर अपनी समस्याएँ बताते हैं, उनका एक दूसरे द्वारा निवारण करते हैं और करीब आते हैं, आत्मीय संबंध बनते हैं। हमें यहाँ ऐसा नहीं लगता यहाँ आने के बाद भी हम सूरत में रहते हैं या दौसा में रहने। आपने बताया दौसा नागरिक परिषद में आप मेंबर है, तो उस दौसा नागरिक परिषद में वो दौसा के समूह सारे जाति विशेष के सारे लोग उसके अंदर आते हैं। तो कहीं ऐसा उसके फंक्शन के तौर पर आप क्या ऐसा सम्मेलन वगैरह यहाँ पे आयोजन करते हैं जिससे लोगों का अटैचमेंट एक दूसरे से बना रहे? होली और दीपावली पे हम स्नेह मिलन समारोह आयोजित करते हैं, उनमें सभी को बुलाते हैं और एक दूसरे की पहचान भी होती है। एक भाई कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में आगे है तो हम उसकी सेवाएं भी लेते हैं, कौन कमज़ोर है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए भी उस मंच से ही वो अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ तक हम वैश्य समाज की बात करें तो वैश्य समाज में अधिकतर लोग
बिजनेसमैन के बड़े बड़े बिजनेस के रूप में वो जाने जाते हैं, तो कहीं आपको ये लगता है कि भाई आज भी हमारे समाज के अंदर उन नौकरी पेशा वाले लोगों को उठाकर उन बिजनेस के अंदर अनुकूल साधनों के साथ उन्हें बिजनेस में लाया जाए? नहीं, हम ऐसा मौका भी देते हैं कि जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो बिल्डिंग लाइन में हो या टेक्सटाइल लाइन में या डायमंड में, हम हमारे शोजाती बंधु को पहले अवसर देते हैं, और अगर उससे कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो उसका अवसर प्रदान हर तरीके से देते हैं, तन मन धन से और गाइडलाइन देकर। तो सामाजिक तौर पे वैसे समाज के अंदर जो काफ़ी पहले चर्चाएं थी भी लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है और अदर कास्ट मैरिज में काफ़ी वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए क्या वैसे समाज ने ऐसा योजना बनाई है, कैसे उनको दूर करने की एक जो पहल है वो समाज के द्वारा की गई है? नहीं, पहले हमारे समाज में ऐसा होता था कि भाई खंडेलवाल में शादी कर सकता था। अभी ऐसा नहीं है। हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन हो चुका है, उसके अंदर अग्रवाल, माहेश्वरी और जितनी भी 350 जाति हैं, हमने वो छूट दे दी कि भाई आपस में इंटरनल हम इनमें वैवाहिक संबंध कर सकते हैं। हमारी महासभा ने भी यह अनुमति प्रदान कर दी कि जितने भी वैश्य हैं वो सब अलग अलग में बटे हुए हैं, लेकिन वो विवाह शादी आराम से कर सकते हैं। उसमें अब कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, समय बदल चुका है। लेकिन जैसे मैंने देखा है कि भाई जो आप कह रहे हैं भाई वैसे समाज जो है वो एक दूसरे के यहाँ शादी कर सकता है, जो 350 कास्ट की आपने बात की, लेकिन ये एक मंच पर जो कही गई बातें होती है जिनको हम लोग प्रैक्टिकली रूप नहीं दे पाए आज तक भी, तो वो अभी भी वही है, महेश्वरी के अंदर जाता है, खंडेलवाल के अंदर जाता है, अग्रवाल के अंदर जाता है, लेकिन जो जानना होता है वो अदर कास्ट के अंदर जाया जाता है, वैसे समाज के अलावा दूसरी कास्ट में जाया जाता है। तो ऐसा भी उस पर पूरी तरह से रोकथाम नहीं है, तो उसके लिए अभी कौन सी ऐसी मजबूरी या मजबूत पहल अपने को करनी चाहिए? नहीं, हमारे समाज में ये समस्या नहीं है। पहले तो जहाँ तक होता है व्यक्ति अपने खंडेलवाल में देखता है, फिर बाद में अग्रवाल, माहेश्वरी। अभी हमारे सामने ऐसी समस्या नहीं कि अंतर्जातीय विवाह अभी कुछ संपन्न हुए हो, ऐसी समस्या अभी आई नहीं। अपने राजस्थान में रहे, आपने वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त की है, तो राजस्थान का जो कल्चर है और गुजरात का जो कल्चर है उसमें क्या आपको ऐसी सिमिलरिटी देती है? क्योंकि राजस्थान और गुजरात एक मिले जुले प्रदेश है, बॉर्डर प्रदेश है, तो उसमें कहीं आपको लगता है कि राजस्थान और गुजरात में कहीं काफ़ी दूरियां हैं या काफ़ी नज़दीकियां हैं? नहीं, ऐसा अब तो महसूस नहीं होता। शुरू में ऐसा लगता था, और राजस्थान गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें बहुत समानता है। कुछ मामले में थोड़ा भाषा का फर्क पड़ता है, बाकी तो और विचारधारा और संस्कृति और परंपरा एक सर की है, कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता। तो हमारे जो राजस्थान के जो तीज त्यौहार है, जो कल्चर हमारा है, वो एक बुनियादी हमारा ढांचा होता है जिसमें हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। वो यहाँ पे कहीं प्रवासी तौर पे कहीं ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, वो जो चीज़ें हमें वहाँ राजस्थान में विरासत में मिली थी वो आज हमारे से कहीं छूट रही है? नहीं, हम जिस एरिया में रहते हैं मॉडल टाउन विस्तार में, वहाँ हमारे को राजस्थान से भी ज़्यादा ये अवसर मिलता है कि जैसे गणगौर है, तीज है, और त्यौहार है, होली का त्यौहार है, दिवाली का हम स्नेह मिलन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तीज त्यौहार की हम वो निकासी निकालते हैं। तो यहाँ हमको ऐसा फीलिंग ही नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में ही रह रहे हैं। जिस विस्तार में हम रहते हैं मॉडल टाउन विस्तार में बहुतायत से मारवाड़ियों की संख्या है, और आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक। तो यहाँ ऐसा फीलिंग नहीं होता, अच्छा प्रोग्राम होता है। राजस्थान दौसा दूध की नगरी के नाम से जाना जाता है दौसा। तो दूध का जो व्यापार वहाँ पे था और आज आप लोग यहाँ के दूसरे व्यापार के अंदर सम्मिलित हुए हैं, तो कहीं लगता है वो दूध जो आपको वहाँ पे मिलता था वो आज जो आपको यहाँ जो मिल रहा है उसमें काफ़ी चेंजिंग लग रहा है? सर, वो तो परिवर्तन आएगा ही। वहाँ पे हमको एक देसी दूध मिलता था, यहाँ हम डेयरी का दूध पीते हैं, स्वाद है। लेकिन अभी वो तो क्या, जहाँ हमारी कर्म भूमि होगी वैसा हमको अनुसरण करना ही पड़ेगा। इसके लिए वतन का जो दूध है वो तो अलग ही बात है, वो तो उसकी बात कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी कर्म भूमि यहाँ बना लिया तो जो जैसा डेयरी का मिलता है वो हम पीते हैं। तो राजस्थान में आप पले बड़े थे, तो कहीं बचपन की ऐसी कोई याद या ऐसा कोई त्यौहार जिसमें आपको लगे नहीं मैं ये त्यौहार तो अपने दोस्तों के साथ या अपने वहाँ जो परिवार के बच्चे कुछ लोग हैं उनके साथ मनाऊं? हम वहाँ होली के प्रोग्राम को बहुत 15-20 दिन पहले से आयोजित करते थे, और वो उसका एक अनोखा ही अंदाज था। वो तो खैर मीठी यादें हैं, लेकिन अभी वो प्रदेश में उतनी तो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सब लंगोटिया यार होते थे, वो यहाँ संपादित नहीं हो सकती। वो तो बचपन की और वो विरासत ही अलग थी। तो आप अपने जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो जो युवा जनरेशन है जिसको अभी काफ़ी सहूलियत भी प्रदान हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो गई है और व्यापार में भी काफ़ी फोकस डाल दिया है लोगों ने, तो इससे कहीं आपको लगता है कि युवा जनरेशन को क्या ऐसा सोच के आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि उनके जीवन के प्रति कभी उदासीनता महसूस नहीं उनको?
देखिए आज की युवा पीढ़ी हमसे भी ज़्यादा होशियार है, तो उनको हमको गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो हमसे ज़्यादा वो हमको उल्टा गाइड कर देते हैं। हमने तो जो संघर्ष किया है, जो तकलीफ़ें देखी है, उन्होंने वो तकलीफ़ देखी नहीं। उनका दिमाग हमसे ज़्यादा विकसित है, इसलिए हमें उन्हें गाइड करते हैं। उससे ज़्यादा वो गाइड आज के वर्तमान युवा पीढ़ी है वो बहुत आगे है। जी हाँ, वर्तमान पीढ़ी बहुत आगे है, क्योंकि जो संघर्ष हमने देखा था वो उन लोगों को नहीं देखने को, युवाओं को नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने जब आगे बढ़े थे तब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। और आज जो युवा है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास संसाधन है, वो चाहे जैसे आगे अपने जीवन को बढ़ा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।